जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुसलसल एक ही तरह के सवालात मुझे तमाम जो हैं अपने ग्रुप्स में मिल रहे हैं, और एक ही जैसा सवाल जो है, जबकि अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ और मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इंथुसियास्टिक हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और वो ये कहते हैं कि सर ये बता दीजिए कि ये जो पेपर का पैटर्न है जिसमें बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, तो ये केस स्टडीज़ क्या भला हैं, इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से केस स्टडी कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक मुख्तसर सा क्लिप मैंने का रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस क्योस से बाहर आएँ। सबसे पहली बात यह है कि दो चीज़ें केस स्टडी में आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहली बात यह कि केस स्टडी क्या होता है, और दूसरी बात यह है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए लिखा कैसे जाता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो क्या होता है, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, वो कुछ सिम्टम्स बताता है, कुछ अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लाता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसका एनालिसिस करता है और देखता है कि इसको क्या डिज़ीज़ है, और डायग्नोस्टिक करके उसको एक मेडिसिन दे देता है। वो उस मेडिसिन को इस्तेमाल करता है, उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से वो क्योर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि पेशेंट आता है, वो आके बताता है जी मुझे ये प्रॉब्लम है, आप देखते हैं अच्छा ये मसला है, आप अपनी मेडिसिन निकालते हैं और एक मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं, वो उस मेडिसिन को इस्तेमाल करता है और वो क्योर हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है। हम एक केस स्टडी को किसी इंडस्ट्री की एक डिज़ीज़ या किसी इंडस्ट्री की किसी डिज़ीज़ का सिम्टम लेते हैं। हम उस केस स्टडी को बिल्कुल इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट की बात को बड़े गौर से सुनता है। उसको देखते हुए हम अंदाज़ा करते हैं कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, और वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम में थैंक्स टू एग्जामिनर, चूँकि उसकी भी लिमिटेशन है, अगर वो हमें आज़ाद छोड़ दे तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें पैनाडोल भी चल जाएगी, ठीक है जी, रिम्स की गोली भी दी जा सकती है, और पल्मोनल का सिरप भी दिया जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो मेडिसिन है वो हमारा या तो कोई मॉडल है, ठीक है, या कोई हमारा कॉन्सेप्ट है, या कोई हमारी थ्योरी है, यानी या कोई थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है या कोई मॉडल है, ठीक है जी, और या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम उस पर अप्लाई कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो हमने दवाई के तौर पे क्या देना है उसको, मॉडल, कॉन्सेप्ट या थ्योरी उसको अप्लाई कर देनी है, और वो मसला इंडस्ट्री का हल हो जाएगा। लेकिन थैंक्स टू एग्जामिनर कि वो क्या करता है, अगर वो हमें आज़ाद छोड़ दे तो हम कई तरह के मॉडल और कॉन्सेप्ट लगाने से अल्टरनेटिवली भी मसला हल हो जाता है, लेकिन इस तरह फिर उसे पेपर कई तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। लिहाजा वो हमें खुद ही सजेस्ट कर देता है कि ये केस है और इस मॉडल से आपने हल करना है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो होना क्या है कि हम उसी मॉडल को पकड़ते हैं, यानी मेडिसिन डिस्क्राइब पहले ही होती है कि ये केस है, ये प्रॉब्लम है, ये बताइए ये मेडिसिन कैसे इस पर अमल दरामद करेगी, तो हम उस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से मसला हल हो जाता है। अब रही बात ये कि अगर आप ये पूछें कि सर इसमें लिखा कैसे जाता है, ये किस किस तरीके से लिखा जाता है, ये कौन कौन से केस स्टडी होते हैं, देखिए एक तो तरीकाकार सिंपल ये होता है कि हमें केस स्टडी में अपनी थ्योरी फिट करनी होती है, वही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ के गए होते हैं फिट करना होता है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए एक स्टूडेंट को कहीं डेफिनेशन लिखनी पड़ गई कि मैनेजर क्या होता है, तो वो डेफिनेशन लिखता है, a manager is a person responsible for optimum and best use of resources for the success of his unit and to achieve organizational goals। अगर वो ऐसा जाके लिख देगा तो एग्जामिनर सिंपली क्रॉस कर देगा, वो कहेगा केस स्टडी दिया था, तुम तो थ्योरी लिखने बैठ गए हो। तो लिखनी थ्योरी ही है लेकिन इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि देखिए पहले केस स्टडी को पढ़ना है, थ्योरी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देनी। मिसाल के तौर पे एक केस स्टडी का मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ता हूँ, जैसे यहाँ है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जावेद डोगर, हेड ऑफ सेल्स head of sales decided to implement management by objective process in his department of marketing for JFC company, for JFC company। चलिए हम कहते हैं अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए तो देखिए डेफिनेशन को कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट में आप पर्सन हटा के उसकी जगह नाम ले आना है। क्या करना है कि मिस्टर मिस्टर जावेद, यानी ये हमने हटा दिया, क्या लिखा, मिस्टर जावेद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑप्टिमम एंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सक्सेस ऑफ हिज यूनिट निकाल देंगे ऑफ हिज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑफ हिज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक हो गई जी बात। टू अचीव गोल्स ऑफ व्हाट द नेम ऑफ कंपनी, JFC, फुल स्टॉप। अब सेंटेंस पढ़िए। अब आप देखेंगे कि एक थ्योरी को अप्लाई कैसे कर दिया हमने। हमने लिखा मिस्टर जावेद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिमम यू एंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सक्सेस ऑफ हिज मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू अचीव गोल्स ऑफ JFC। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जगह, ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड हट गया, उसकी जगह ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, मैनेजर की जगह मैनेजर का नाम आ गया, और यूनिट की जगह डिपार्टमेंट का नाम आ गया। अब वही डेफिनेशन क्या बन गई, अब वो बन गई अप्लाइड। तो बस यही आर्ट है, और कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी ही अप्लाई होनी है। क्रैमिंग अगर थोड़ी बहुत कोई अच्छी कर लेता है कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो वो उस क्रैमिंग को लेके जा सकता है, और सिर्फ क्या कर सकता है कि उसको सिनेरियो के अंदर एडजस्ट कर दे, तो दिस विल बी डन। तो ये मैंने मुख्तसर सा आइडिया दिया है उस क्योस को ख़त्म करने के लिए जिसके लिए आप बार बार सवालात कर रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि एक केस स्टडी दे दिया जाता है, उसके अंदर पढ़ने में ढूंढो तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, लेकिन उस केस स्टडी में पता चलता है कि एक बंदा था, उसने टेक ओवर किया है CEO, लेकिन उसके CEO ज्वाइन करने के बाद इमेज वैल्यू बढ़ गई, RR बढ़ गया, यानी रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की बढ़ गई। तो ऐसी सूरत में हम इसे कहते हैं सक्सेस स्टोरी। अगर हम एग्जामिनर कहे कि इस सक्सेस स्टोरी पे आप पेस्ट एनालिसिस लगा दो, यानी एक एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम फैक्टर्स को देखते हैं कि इसने फैक्टर्स को कैसे अंडरस्टैंड किया, या वो कहता है कि इस सक्सेस के अंदर मिस्टर जावेद ने क्या कमाल किया। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, चले मैं पेस्ट को हटा देता हूँ वक्ती तौर पे, तो हम ये कहते हैं कि जनाब वो बड़े अच्छे मैनेजर हैं और उन्होंने, जावेद साहब ने बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट एनालिसिस किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बड़े अच्छे सेट किए, उन्होंने अपनी टीम को ट्रेंड बहुत अच्छा किया, और नतीजा ये हुआ कि ये सक्सेस आ गई। लेकिन अगर इसके बरक्स कोई ऐसा केस होता है जिसके अंदर ये फेलियर हुई होती कि उनके ज्वाइन करने के बाद प्रॉफिट रेट गिर गया, ब्रांड रेट गिर गया, तो इसी को हम फेलियर स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं कि मिस्टर जावेद जो हैं वो केयरलेस हो गए इस मामले में, उनसे ओवरलुक हो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो स्ट्रेटजी सही डिज़ाइन नहीं कर सके, वो प्लान सही प्रिपेयर नहीं कर सके, वो टीम को सही तरह मोटिवेट नहीं कर पाए, तो ये बन जाती है फेलियर स्टोरी। इस तरह कई केसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको हम यहाँ पे डील करते हैं, और स्टूडेंट को एक आर्ट सिखाते हैं कि किस तरह से किस केस स्टडी को डील किया जाता है, और उसके बाद उसकी वो जो डर है, वो खौफ है, वो ख़त्म हो जाता है उसका। तो एक चीज़ तो ये होगी जो आपके सामने। और आई कैप के केसेस में अक्सर कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें जॉइंट कंपैरेटिव पॉइंट्स राइटिंग करनी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि हर पॉइंट के ऊपर पहला सेंटेंस जो है वो थ्योरी से ले लिया जाता है, यानी जो भी थ्योरी है, जो भी आपने मॉडल पढ़ा है, एग्जैक्ट उसी की थ्योरी ले ली जाती है, और उसके बाद कह दिया जाता है हेयर इन दिस केस, जैसा कि इस केस में है, उस केस के अंदर से कोई सेंटेंस पकड़ के रेफरेंस ऐड कर दिया जाता है। इस तरह साइड बाय साइड, एज बाय एज, एक तरफ आप कॉन्सेप्ट ऐड करते रहते हैं, थ्योरी ऐड करते रहते हैं, मॉडल के वो हेडिंग्स ऐड करते रहते हैं, और दूसरी तरफ हेयर इन दिस केस को ऐड करते हुए उस केस का वो सिचुएशन उसके साथ रिलेट करते चले जाते हैं। तो एक जुमला थ्योरी का, एक जुमला केस का, एक जुमला थ्योरी का, एक जुमला केस का, इस तरह एक सेंटेंस थ्योरी से लिया, एक सेंटेंस केस से लिया, और उसको मिला के हम सिनेरियो बिल्डिंग अप में राइटिंग कर देते हैं, और इस तरह हम बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर देते हैं। और इसमें घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती कि कई जगह पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे 80% ऐसा होता है कि किसी भी सवाल का एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर हो सकता है, गुड आंसर हो सकता है, लेकिन कोई भी आंसर एब्सोल्यूट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आज तो के एग्जामिनर के आंसर को भी पकड़ेंगे तो बाज़ औक़ात आपको लगेगा नहीं यार, इसमें ये बात भी लिखी जा सकती थी। तो लिहाजा इस तरह की सिचुएशन होती है, तो इससे किसी किस्म का अफ्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 1 मंथ टाइम होगा, इसके अंदर हम जो है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका ये मसला जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हल होगा, और आपका एतमाद जो है बिल्डअप होगा इंशाल्लाह। सो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा दोबारा फिर कि आप लोगों ने इस चीज़ में तवज्जो दी और मेरे से सवाल किया, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।